पिछले क्लास में हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के एप्लीकेशन को पढ़ रहे थे और एक एप्लीकेशन हमने देखा पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स। उस एप्लीकेशन में हम लोग मैथमेटिकली डिराइव करके दो व्यंजक लाए थे, एक वेव फंक्शन के लिए और एक एनर्जी के लिए। और मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में इन दोनों का डिस्कशन पर हम लोग बात करेंगे। तो चलो आज हम लोग इन दोनों एक्सप्रेशन के डिस्कशन को देखते हैं कि दरअसल हमने पाया क्या। उतना सारा लंबा चौड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद जो हमको रिज़ल्ट मिला वो रिज़ल्ट क्या कहती है, तो उसको देखते हैं। वो जो हमारा सिस्टम था पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, तो इसमें हमारा सिस्टम क्या था एक बार रिकॉल करो कि ये एक बॉक्स है, 0 से L तक उसकी लंबाई है, बीच में x कोई भी इसका लेंथ है, डिस्टेंस है, और ये मान लो कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, अंदर में उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है और इसके बाहर पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी है। तो ये हमारा सिस्टम है। दो बाउंड्री कंडीशंस भी थे और उन सब के आधार पर हमने दो रिज़ल्ट निकाला। क्या रिज़ल्ट निकाला वो देखो। एक रिज़ल्ट हमने निकाला एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी एंड वेव फंक्शन। तो हम एक एक करके दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एनर्जी के बारे में करते हैं। एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसा था मेरा, En was equal to n square h square upon 8m l square। जहाँ सारे टर्म्स को हम जानते हैं, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, m मास ऑफ द पार्टिकल है, l उस बक्से की लंबाई है जिसमें ये बंद है वन डायमेंशनल बॉक्स में, और n के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब एक एक पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट हम इसी पर डिस्कस करते हैं, वैल्यू ऑफ n। वैल्यू ऑफ n में कहता है कि n का मान 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन होगा, मतलब पूर्ण धनात्मक संख्या है। क्या क्या नहीं होगा, n का मान 0 नहीं होगा, n का मान फ्रैक्शन नहीं होगा, या तुम डेसिमल भी कह सकते हो, ये मान नहीं होंगे। तो अब हम बात करेंगे कि कोई मान होगा तो क्यों होगा और कोई मान नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। जब हम लोग इस एनर्जी एक्सप्रेशन को डिराइव कर रहे थे उस समय तुमको याद करना पिछले क्लास को, तो एक एक्सप्रेशन आया था साइन n पाई बराबर 0। त्रिकोणमिति कहता है कि n का मान, ये एक्सप्रेशन तभी 0 होगा जब n का मान तुम वहाँ 1 रखोगे तो 0 होगा, 2 रखोगे तो 0 होगा, 3 रखोगे तो 0 होगा, और ऐसा तुम इसको कंटिन्यूअस बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर 1, 2, 3, 4 इन सब के बीच का कोई मान रखोगे, जैसे मान लो मैं ऐसा लिखता हूँ sin 1.5 पाई,
तो ये 0 नहीं होगा, या साइन 3/2 या 3/5 पाई, तो ये 0 नहीं होगा। तो ऐसा कोई भी भिन्न रहे या कोई भी दशमलव वाला रहे, भिन्न और दशमलव एक ही चीज़ होते हैं, इसमें इसका भाग लगाओगे तो दशमलव में आ जाएगा, तो वो 0 नहीं होगा। ये त्रिकोणमिति कहता है और ये सही है, और हमको इस रूल को फॉलो करना है। हमारा जो डेरिवेशन था उसमें, तो जब फॉलो करना है तो फिर हमको 1 2 3 4 एंड सो ऑन को ही रखना पड़ेगा, इसलिए n का मान यही होगा, यही और यही होगा। इसको हमने देखा कि फ्रैक्शन या डेसिमल होगा तो नहीं होगा, पर एक मामला अभी अटका हुआ है, वो है 0। 0 के मामले को भी समझना पड़ेगा। गणितीय रूप से त्रिकोणमिति के हिसाब से n का मान 0 हो सकता है, क्योंकि अगर तुम n का मान 0 × पाई लिखोगे तो वो 0 हो जाएगा। साइन 0 से पाई को गुना करोगे तो 0, और साइन 0 0, तो ये 0 होता है। तो गणितीय रूप से ये संभव है, जैसे गणितीय रूप से 1 2 3 4 भी संभव है, वैसे गणितीय रूप से 0 संभव है। लेकिन प्रैक्टिकली इस सिस्टम के लिए n का मान 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब उसका रीज़न देखो। अगर n का मान तुम यहाँ पर 0 रख दोगे तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये सब बाकी कुछ भी क्यों न रहें, ये 0 हो गया माने सब 0 हो जाएगा। तो तुम ये कहोगे कि ठीक है, हम एनर्जी का मान को ऐसा 0 लिख देते हैं, 0² × h² / 8 mL² और 0 हो जाएगा। तो एनर्जी का मान 0 होने में क्या प्रॉब्लम है? एनर्जी का मान 0 क्यों नहीं हो सकता है? तो एनर्जी का मान 0 नहीं हो सकता है, इसलिए कि अगर टोटल एनर्जी इसका 0 हो जाएगा तो ये पार्टिकल यहाँ रुक जाएगी, कहीं ना कहीं वो रुक जाएगी, बीच में जहाँ वहीं रुक जाएगी। पार्टिकल अगर रुक जाएगी तो हम उसका पोजीशन और उसका वेलोसिटी साइमल्टेनियसली, माने एक साथ 100% एक्यूरेसी से डिटरमिन कर लेंगे, जो कि हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के विपरीत है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहता है कि तुम किसी माइक्रो पार्टिकल के पोजीशन और उसके मोमेंटम या वेलोसिटी को एक साथ विथ 100% एक्यूरेसी डिटरमिन नहीं कर सकते हो। और हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फंडामेंटल प्रिंसिपल है, वो गलत नहीं, उसको वायलेट नहीं करना है। तो अगर हम n का मान 0 रखते हैं तो हाइजेनबर्ग का सिद्धांत गलत हो जाता है। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत गलत नहीं है, इसीलिए हमारा n का मान 0 नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि n का मान केवल और केवल क्या होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब इससे एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है कि n का मान फिक्स्ड हो गया कि यही सब होगा, बाकी कुछ नहीं होगा अलग से। तो उसके कारण एक बहुत बड़ा चीज़ हो गया, और उसको हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। इट लीड्स टू क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या है और यहाँ से कैसे आता है, उसको हम लोग समझते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, पहला n का वैल्यू हो गया, इसी से क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी को हम कैसे समझेंगे वो देखो। सेकेंड पॉइंट में क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी को समझने के लिए अब हम लोग क्या करते हैं, n के इन वैल्यू को यहाँ पर यूज़ करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो सेकेंड पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे, वैल्यूज़ ऑफ En। अब En का वैल्यू कैसे निकलेगा उसको देखो। n के मान को रखते जाओ, तो इफ़ n इज इक्वल टू 1, 0 तो हो नहीं सकता है,
तो जो सबसे छोटा वैल्यू वो कितना होगा 1, स्टार्टिंग 1 से करेंगे। तो यहाँ 1 लिखेंगे तो E1 हो जाएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ml², और क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा इसलिए इतना ही रह जाएगा। अगर n का मान हम लोग 2 लिख देंगे तब क्या होगा, E2 बराबर यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बाकी सब वैसा ही लिख दो। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और तुम देखो कि h स्क्वायर बटे 8ml² को E1 लिख सकते हैं, ये दरअसल E1 के बराबर है। तो ये हो जाएगा 4E1। इतने के जगह में तुम हर बार E1 लिख सकते हो, ये E1 के बराबर है, इसलिए 2 दूनी 4 और इसके बदले में E1, तो 4E1। अगर n का मान 3 होगा तो E3 बराबर कितना होगा, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9E1। इफ़ n इज इक्वल टू 4, E4 विल बी इक्वल टू 16E1, और ऐसा तुम आगे बढ़ा सकते हो। एक और मैं लिख देता हूँ, n का मान अगर 5 रहेगा तो E5 बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 बचे 25 E1, और तुम जितना चाहो बढ़ा सकते हो। अब ये क्या चीज़ है, इसके लिए ये जो वैल्यूज़ आए हैं इसको और थोड़ा सा फर्दर समझने के लिए हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं, उसको कहते हैं एनर्जी लेवल्स। तुम चाहो तो तीसरा पॉइंट भी दे सकते हो, एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो ये मान लो कि मेरा बॉक्स है 0-12, ये बक्सा है, और ये एनर्जी वैल्यूज है, एनर्जी का जो, और ये 0 लेंथ तो है ही, ये 0 इधर एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ये यहाँ 0 एनर्जी है। या अगर तुम इस अभी L को नहीं लिखोगे तो थोड़ा और तुमको स्पष्ट लगेगा कि ये एनर्जी यहाँ पर 0 है, और उसके बाद एनर्जी का मान क्रमशः इस एक्सिस में बढ़ता जा रहा है। पार्टिकल का एनर्जी, टोटल एनर्जी 0 नहीं हो सकता है। हमने यहाँ से देखा था कि n का मान 0 नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर पार्टिकल नहीं रहेगा, मतलब 0 एनर्जी के साथ वो नहीं रहेगा। तो जो उसकी पहली अवस्था होगी n बराबर 1। तो मैं पहले n1 n2 को लिखता हूँ। देखो ये मान लो अवस्था है n1, n बराबर 1। तो n बराबर 1 होगा तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी, E1, h² बटे 8ml²। ये जो कुछ भी होगा सॉल्व करके उसका मान लो E1 है। तो ये जो एनर्जी है इसको मैं कहूँगा E1। कुछ ना कुछ तो मान आएगा ना ये, तो ये E1। E2 4E1, ये n का मान 2 है, तो एनर्जी का मान है 4E1। ये n का मान 3 है, तो ये हो जाएगा 9E1।
ये n का मान 3 है, ये n का मान 4 है, तो ये हो जाएगा 16E1 एंड सो ऑन। तुम कितना भी बढ़ा सकते हो। ये है मेरा एनर्जी लेवल। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमारा ये एनर्जी का एक्सप्रेशन है, n का मान 1 2 3 4 होगा, बाकी नहीं होगा। इसके आधार पर हम लोग E1 E2 E3 E4 E5 का मान को कैलकुलेट किए, जो वैल्यू है E1 4 E1 9 E1 ऐसा आएगा। तुम अपने मन में थोड़ी देर के लिए समझ लो कि इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आ रहा है, हालांकि 10 आएगा नहीं, पर मैं तुमको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो ये 10 जूल आया, तो ये 10 गुणित 4 ये 40 जूल हो जाएगा, ये 90 जूल हो जाएगा, ये 160 जूल हो जाएगा, ये 250 जूल हो जाएगा, और ऐसा समझ सकते हो। इन वैल्यूज़ को मैंने एक ग्राफ के रूप में दिखा दिया, और ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, माने n का मान 1 है, E1, ये 4 E1, ये 9 E1, ये 16 E1। ये जो तुम देख रहे हो, इसी को हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या है उसको देखो। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ये है कि जब मेरा पार्टिकल यहाँ पर है, मान लो ये मेरा कण है, तो पहले यहाँ पर था इस E1 एनर्जी के साथ। मान लो थोड़ी देर के लिए मैं समझाने के लिए इसको 10 मान लेता हूँ, तो ये 10 गुणित 40 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा। तुम एग्ज़ाम में इस डाटा को मत लिखना, क्योंकि ये मैं तुमको ऐसे ही लिख दे रहा हूँ समझाने के लिए। इस डाटा का कोई बेस नहीं है, इतना कैलकुलेट करोगे तो इतना नहीं आएगा, पर जो कुछ तो आएगा, तो उसके आधार पर हम समझते हैं। तो जब हमारा पार्टिकल यहाँ पर है तो उसकी ऊर्जा कितनी है? 10 यूनिट। तुम कुछ भी समझ लो मन में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ लो, जूल समझ लो, कैलोरी समझ लो, बात उसकी नहीं है, समझने की। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा पार्टिकल 10 है, 10 एनर्जी के साथ यहाँ मूव कर रहा है, उसकी ऊर्जा बढ़ जाए। मैं चाहता हूँ कि उसकी ऊर्जा बढ़ जाए। मैं इसकी एनर्जी को बढ़ाना चाहता हूँ। तो 10 जूल के बाद अगर मैं इसको एनर्जी दूंगा, मान लो कि 15 जूल और दे देता हूँ कि तुम 25 जूल हो जाओ, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं 20 जूल और दे दूंगा कि तुम ले लो और 30 जूल हो जाओ और ऊपर आ जाओ थोड़ा, तो नहीं लेगा। वो केवल और केवल क्या लेगा? इतना एनर्जी लेगा ताकि वो यहाँ से यहाँ जंप कर सके इकट्ठा एक साथ। ये नहीं कि धीरे धीरे करके आ रहा है, ऐसे नहीं, सीधा शूट अप करेगा, यहाँ पर आएगा। तो उसके लिए मुझको कितना एनर्जी देना पड़ेगा? 30 जूल। 40 में 10 गया तो 30, इसमें से इसको घटा दोगे तो जो वैल्यू आएगा, उतना वैल्यू अगर उसको मिल रहा है तो वो सीधा यहाँ से यहाँ जंप करेगा। वो धीरे धीरे करके सीढ़ी जैसा इस प्रकार से, मतलब ऐसे करके वो धीरे धीरे करके नहीं चलेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ से यहाँ आए, तो मुझको कितना एनर्जी देना पड़ेगा? 90 में 40 गया तो 50, तो 50 जूल एनर्जी अगर मैं इसको देता हूँ तो वो सीधा यहाँ से यहाँ आएगा। यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना देना पड़ेगा? 70 जूल देना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तब जा पाएगा। तो जितना देना पड़ेगा उतना ही वो लेगा। जो ये फॉर्मूला कहता है उसी के हिसाब से अगर मैं उसको एनर्जी देता हूँ तो ये पार्टिकल एक स्टेज से दूसरे स्टेट में जंप करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ये नहीं कि थोड़ा सा ले लिया तो ऊपर आ गए, फिर ले लिया तो ऊपर आ गए, ऐसा नहीं करेगा। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। कि एनर्जी क्या है? क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है, और जितना उसको अपने हिसाब से जितना चाहिए उतना मुझको देना पड़ेगा, तभी वो एक्सेप्ट करेगा। अगर तुम किसी एक स्टेट में अगर देखो, किसी एक स्टेट में अगर देखोगे तो वो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है। देखो सभी ग्राफ कैसे हैं? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब होता है? स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि पार्टिकल अगर यहाँ है तो भी इसकी एनर्जी 10 जूल है,
पार्टिकल अगर यहाँ है तो भी उसकी एनर्जी 10 जूल है, पार्टिकल अगर यहाँ है तो भी उसकी एनर्जी 10 जूल है। मतलब अगर n का मान 1 है तो पार्टिकल इस बॉक्स में कहीं पर भी रहेगा, उसका पोजीशन कोई भी रहेगा, तो उसके एनर्जी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एनर्जी उतनी ही रहेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डज़ नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n। तो द एनर्जी, द स्ट्रेट लाइन, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है। द स्ट्रेट लाइन shows that the energy of the particle is same irrespective of its position in a particular state। किसी विशेष स्टेट में, चाहे ये चाहे ये चाहे ये चाहे वो कोई भी, जो एनर्जी होगी उसके पोजीशन से अलग होगी, पोजीशन पर डिपेंड नहीं करेगा। और फिर अगर हम लोग इस ग्राफ को एक बार और देखें तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर पता चलता है, और वो है ये एनर्जी, ये वाला। ये क्या चीज़ है देखो, यह वह मिनिमम एनर्जी है, वह न्यूनतम ऊर्जा है जो यह पार्टिकल रखता है। क्यों? क्योंकि n का न्यूनतम मान 1 है, 1 से कम होगा नहीं, 0 नहीं होगा या फ्रैक्शन भी नहीं होगा, 1 ही होगा। इसलिए यह निश्चित है कि इस कण को इतनी न्यूनतम ऊर्जा तो रहेगी, इससे कम एनर्जी नहीं हो सकती है। इस न्यूनतम ऊर्जा का एक इम्पोर्टेंस है, वो इम्पोर्टेंस है कि इसको हम लोग कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। इसलिए हमारे पास एक और टर्म आया 0 पॉइंट एनर्जी। जीरो पॉइंट एनर्जी ज़ीरो नहीं है, ये कंफ्यूज मत होना नाम से कि 0 पॉइंट एनर्जी मतलब ज़ीरो होता है, वो ज़ीरो नहीं है। 0 पॉइंट एनर्जी वह न्यूनतम एनर्जी है, वह मिनिमम एनर्जी है जो इस पार्टिकल के पास रहता है। भले ही उसका टेम्परेचर हम कितना भी कम क्यों ना कर दें, कम करते करते एब्सोल्यूट ज़ीरो भी ले आएंगे, तब भी इस पार्टिकल का एनर्जी ज़ीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो उसके पास रहेगा ही। सो व्हाट इज़ 0 पॉइंट एनर्जी? इट इज़ द minimum energy which the particle possesses. It is not equal to 0. It is not equal to 0 even at absolute 0। परम शून्य ताप पर भी इसका मान 0 कभी भी नहीं होगा। तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब इस ग्राफ को देख करके एक दो बातों को हम लोग और देखेंगे, और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ।
देखो नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे इसका स्पेसिंग देखते हैं। स्पेसिंग क्या है? स्पेसिंग मतलब ये फर्स्ट स्टेट है, ये n/2 है, ये सॉरी n बराबर 3 है, ये n बराबर 2 है। तो यहाँ से यहाँ तक का गैप, ये गैप को देखो, इसको स्पेसिंग बोलेंगे। गैप देखने से ही दिख रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं गैप बढ़ती जा रही है। मतलब इसके और इसके बीच में जो गैप है, इसके बीच में ज़्यादा है, इसके बीच में और ज़्यादा है, इसके बीच में और ज़्यादा है। तुम कहोगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, चौक मेरे हाथ में है, बोर्ड मेरे पास में है, तो मैं अपना बढ़ा के बना दिया, घटा के भी तो बना सकता था। पर नहीं, तुम ये डाटा को देखो, डाटा को देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि ये गैप कैसे बढ़ रहा है। देखो यहाँ पर ये तो 0 है, तो 0 से 10 मतलब ये 10 हो गया, तो यहाँ पर गैप 10 है। लेकिन इसका गैप कितना है? 40 में 10 गया तो 30, इसका गैप 30 है। देखो ये गैप 10 है, ये गैप 30 है, 90 में 40 गया तो ये 50 है, 160 में 90 गया तो 70 है। तो गैप क्रमशः क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। हम गैप को निकाल सकते हैं। कैसे करके निकाल सकते हैं? कि जैसे मान लो कि तुम किसी को भी अगर n मान लो तो ये ऊपर वाला n+1 हो जाएगा। जैसे ये 2 है, एक जोड़ेंगे तो 3, ऐसा करके हो जाएगा। तो देखो मैं निकालना सिखाता हूँ। n के जगह में n+1 लिख दो। स्पेस कैसे निकालेंगे वो देखो। तो यहाँ पर हो जाएगा n+1 इंटू h²/8ml²। और फिर en लिखो। en तो तुमको पता है n² इंटू h²/8ml²। और फिर घटा दो। तो देयरफॉर डेल ई माने एनर्जी का गैप। तो डेल ई बराबर क्या हो जाएगा? En+1 माइनस En। इसमें से इसको घटा दो। तो घटा दोगे ना, तो देखो ये यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी है, तो कॉमन निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा h²/8ml², ये कॉमन आ गया। तो यहाँ से बच जाएगा n+1 का स्क्वायर और वहाँ बचेगा n का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से क्या मिलेगा? देखो डेल ई बराबर h²/8ml² और अंदर को तोड़ दो। ये a+b का स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा a² + 2ab + b² और 1 का स्क्वायर 1 ही लिखता हूँ, माइनस n²। तो ये कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएगा h²/8ml² और ये हो जाएगा 2n + 1। तुम इसके बदले में E1 लिख सकते हो, जैसा मैंने पहले ही कहा था। अब तुम अगर देखोगे तो अगर मान लो कि तुमको निकालना है कि E3 माइनस E, या मान लो एक एक कर करते हैं, E2 माइनस E1। तो E2 माइनस E1 1 से 2 पर गया है, 1 से 2 पर गया, तो n का मान हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 1, n का मान यहाँ लिखेंगे 1। तो ये हो जाएगा E1 और 2 एकम 2 + 1, तो 3E1। तो इसलिए डेल ई का मान हो जाएगा 3E1।
अगर मान लो मैं निकालना चाहता हूँ E3 माइनस E2, तो 2 + 1 3 होगा, तो n का मान यहाँ 2 रख दो, तो हो जाएगा E1 2 × 2 + 1, तो ये हो जाएगा E1 2 दूनी 4 1 5, तो मैं एक साथ लिख देता हूँ, ये 5E1। एक और निकालते हैं। मान लो कि तुमको निकालना है E4 माइनस E3, तो 3 रख दो यहाँ, तो 3 दूनी 6 6 1 7, तो हो जाएगा 7E1। तो देखो n ये पहला से दूसरा जाने पर 3E1, दूसरे से तीसरे जाने पर 5E1, तीसरे से चौथे जाने पर 7E1, और वही रिज़ल्ट हमको वहाँ आया है। देखो अगर मैं E1 बराबर 10 मान लेता हूँ, जो कि मैंने यूँ ही मान लिया, तो 10 × 30, 10 × 5 = 50, 10 × 7 = 70, यहाँ देखो 30, यहाँ देखो 50, यहाँ देखो 70। तो इसलिए मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये गैप या स्पेसिंग क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। अब एक दो डिस्कशन और देखो। इस एक्सप्रेशन को अगर देखोगे तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या क्या है और चेंज होने वाला क्या क्या है उसको देखो। यहाँ पर कांस्टेंट क्या क्या है और चेंज होने वाला क्या क्या है उसको देखो। H प्लैंक्स कांस्टेंट है, n नंबर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 8 है। तो किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए n फिक्स्ड हो जाएगा, अलग अलग स्टेट के लिए n बदल सकता है। एनर्जी का मान इस m पर भी डिपेंड करता है, मास पर, और इस l पर भी डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द बॉक्स पर। तो दोनों को हम लोग देखेंगे। तो पहले देखेंगे कि En, और तुम देखो कि L² नीचे है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल माने व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो हम रिजल्ट क्या निकालेंगे कि एनर्जी जो है वो लेंथ का बक्से की लंबाई का उल्टा समानुपाती है। मतलब बक्सा अगर लंबा रहेगा तो एनर्जी का मान कम हो जाएगा, बक्सा अगर छोटा रहेगा तो एनर्जी का मान बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर लंबा बक्सा मान लो हम लोग लिए हैं, अगर मान लो कि एक लंबा बक्सा लिए हैं और एक छोटा बक्सा लिए हैं, दोनों में कण को हमने भर दिया है, तो इस सिस्टम के लिए एनर्जी कम हो जाएगी। तो उसके लिए जब तुम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करोगे ना, तो ये स्पेसिंग भी बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और ये बक्सा छोटा है, लेंथ छोटा, एनर्जी बड़ा है, एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए इसके लिए जब वैसा प्लॉट करोगे तो गैपिंग ज़्यादा रहेगा। तो कैसा होगा वो देखो। अगर बक्सा छोटा है तो गैपिंग वहाँ पर है, उसी को मान लेते हैं। और बक्सा अगर बहुत लंबा हमने कर दिया, बक्सा अगर हमने मान लो बहुत लंबा कर दिया तो गैपिंग एकदम कम हो जाएगा। बहुत कम होता जाएगा। और अगर ये इन्फिनिटी अगर हो गया, लेंथ अगर बहुत बड़ा हो गया, तो ये इतना सट जाएगा, लेंथ इसकी डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस इतना कम हो जाएगा, गैप इतना कम हो जाएगा कि ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। और कंटिन्यूअस हो जाने पर किसी प्रकार का कोई क्वांटाइजेशन नहीं होगा। तो कहता है कि अगर L का मान बहुत ज़्यादा हो जाए या इन्फिनिटी हो जाए तो नो क्वांटाइजेशन।
क्योंकि ये जितने एनर्जी लेवल्स हैं सबके बीच में इतना कम गैप हो जाएगा कि ऑलमोस्ट वो कंटिन्यूअस हो जाएगा और फिर वहाँ कोई क्वांटाइजेशन नहीं होगा। तो लेंथ जितना छोटा होता है, गैप उतना ज़्यादा होता है और क्वांटाइजेशन उतना प्रोनाउंस्ड होता है। और जब n इन्फिनिटी तो नहीं होता है, इफ़ इट टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी की तरफ वो अग्रसरित हो जाए, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इफ़ L टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के अप्रोच में अगर आ जाएगा तो कंटिन्यूअस हो जाएगा और वेनिश हो जाएगा, क्वांटाइजेशन ख़त्म हो जाएगा। इसलिए क्वांटाइजेशन होने के लिए ज़रूरी है कि सिस्टम हमारा लेंथ छोटा रहे। और इनफैक्ट जो हमारे जितने माइक्रो सिस्टम्स हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब इतने छोटे रहते हैं। ऑलरेडी हम माइक्रो सिस्टम के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि वहाँ क्वांटाइजेशन होता है। दूसरा डिस्कशन हम लोग करेंगे उसके मास पर। मास का देखो, मास के साथ भी वही बात है। ये मास नीचे में है, इसलिए यहाँ भी वही बात है, व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मास बढ़ेगा तो एनर्जी घट जाएगी, एनर्जी घट जाएगी तो गैप कम हो जाएगा, और मास अगर ज़्यादा ही हो जाए तो गैप इतना कम हो जाएगा कि फिर कंटिन्यूअस हो जाएगा और वहाँ पर किसी प्रकार का क्वांटाइजेशन नहीं होगा। और अगर मास कम रहेगा तो एनर्जी ज़्यादा रहेगी तो क्वांटाइजेशन भी प्रोनाउंस्ड होगा, वो दिखेगा। अब हम लोग एनर्जी के डिस्कशन को कर लिए हैं, लगभग सारे पॉइंट्स को मैंने बता दिया है। नेक्स्ट डिस्कस हम लोग करेंगे वेव फंक्शन के बारे में। तो अब चलो, अब वेव फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। एक बार मैं फिर से इस पर आऊँगा लास्ट में, जब हम लोग थोड़ा कंपैरिजन सीखेंगे, और अभी के लिए हम लोग इसको रहने देते हैं। Now discussion of psi wave function। तुमने एनर्जी के बारे में क्या क्या डिस्कस किया कि n का वैल्यू फिक्स्ड होगा, 1 2 3 4 होगा। फिर हम लोग देखे डिफरेंट अलाउड एनर्जी स्टेट्स होते हैं, सारे एनर्जी स्टेट अलाउड नहीं होते हैं, कुछ फिक्स्ड ही होते हैं, इससे क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी होता है। फिर हमने ये देखा कि अगर स्पेसिंग को अगर देखें तो धीरे धीरे स्पेसिंग बढ़ता जाता है। हमने ये देखा कि लेंथ बड़ा हो जाएगा तो स्पेसिंग कम हो जाएगा, तो क्वांटाइजेशन भी ख़त्म हो जाएगा। मास बड़ा हो जाएगा तो स्पेसिंग कम हो जाएगा, तो क्वांटाइजेशन ख़त्म होगा। इन चीज़ों को हमने देखा। अब हम लोग देखते हैं साई क्या कहता है। देखो, साई का एक्सप्रेशन कैसा था, साई n बराबर √2/L साइन n पाई x अपॉन L। जहाँ पर ये n इसके कारण है, 2 कांस्टेंट है, L लेंथ ऑफ द बॉक्स है एज यूजुअल, n नंबर है। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि n का मान 1 2 3 4 ही होगा। पाई पाई हो गया, x बीच में कोई भी लंबाई है और L फुल लेंथ। अब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। मान लो कि ये डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं। मैं 3 एनर्जी स्टेट ड्रॉ कर दिया हूँ, एक और कर देते हैं, 4 हो जाएगा। 1 2 3 4, दिस इज
n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, 4। ये E1 है, ये E2 है, E3 है, E4 है, सबका वैल्यू तुम जानते हो। अब अगर हम लोग साई माने होता वेव फंक्शन। अब तुम देखो यहाँ पर अगर मान लो कि मैं n का मान 1 रखता हूँ, मतलब मैं ये पार्टिकल है और इस स्टेट के बारे में मैं पढ़ना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर साई क्या होगा, फिर हम लोग अलग अलग देखेंगे। अभी मैं इस घर में देख रहा हूँ, इस स्टेट में n बराबर 1 में मेरा साई क्या होगा, तो मुझको n का मान कितना रखना पड़ेगा, 1। तो मैं यहाँ रखता हूँ 1, 2/L साइन, और n का मान है 1 इंटू पाई इंटू एक्स अपॉन एल। अब पाई को तो मैं फिक्स्ड है, चेंज नहीं कर सकता हूँ, एल को भी चेंज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि एल तो फिक्स्ड है कि जितना लंबा है उतना लंबा है। 1 तो 1 है तो उसको भी चेंज नहीं कर सकते हैं। बाकी चेंज करने वाला यहाँ कौन है, एक्स। एक्स क्या चीज़ है, फिर से देखो, इस बक्से में अलग अलग दूरी, उसको हम लोग एक्स कहते हैं। जैसे मान लो कि थोड़ी देर के लिए कि 0 से लेकर के L है, और L मतलब मान लो कि 10 एंगस्ट्रॉम है या 10 सेंटीमीटर है या ऐसा कुछ भी है, तो इसको तुम 10 भाग में बांट सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जैसे ये दूरी है x, तो ये 1 सेंटीमीटर या 1 एंगस्ट्रॉम, 2 3, यहाँ से ये 4, यहाँ से ये 5, यहाँ से ये 6, ऐसे करके दूरी। ऐसा हम छोटा छोटा कितना भी बांट सकते हैं। अब मान लो कि मैं जानना चाहता हूँ कि साई का मान मैंने निकाला, x का मान मान लो मैं यहाँ 1 रख देता हूँ तो साई कितना होगा, x का मान 2 रख देता हूँ तो साई कितना होगा, x का मान 3 रख देता हूँ तो साई कितना होगा। x का कोई भी मान मैं रख सकता हूँ, वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। x के मान में कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई भी दूरी को तुम यहाँ रख सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। तो L तो फिक्स्ड है, जैसे 10 हो जाएगा, और x का मान कुछ भी रख दिए, पाई का मान मालूम है, तो ये बात मालूम हो जाएगी। फिर कैलकुलेटर से या त्रिकोणमिति से साइन का मान निकाल लेंगे। जैसे मान लो ये आया 12, तो साइन 12 कितना होता है उसको देख लेंगे, और फिर L का मान यहाँ रख देंगे और इस पूरे को सॉल्व कर देंगे तो साई 1 का मान मिल जाएगा। उसी तरह से अलग अलग दूरी पर ना, अलग अलग दूरी पर साई 1 का मान मिलता जाएगा। यहाँ कितना साई 1 होगा, यहाँ कितना साई 1 होगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, ऐसा। और फिर अब तुम सबको प्लॉट कर दो, ग्राफ प्लॉट करना सीखे हो। अगर तुम साई 1 के डिफरेंट वैल्यूज़ को अगर तुम यहाँ सब्स्टिट्यूट करके ग्राफ बनाओगे ना, तो वो ग्राफ कैसा आएगा वो देखो, वो ग्राफ आएगा ऐसा। ये इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसमें बनाऊँगा तो फिर ये इसके साथ में ना कट हो जाएगा, तो थोड़ा देखने में ठीक नहीं लगेगा, थोड़ा गैप बनाना पड़ेगा। एक एक करके बनाता हूँ फिर ठीक रहेगा। ये n का मान 1, और जो हमारा कर्व आएगा वो आएगा ऐसा, ये E1 है, और इधर ये साई है, तो ये साई 1 हो गया अलग अलग। अब मान लो कि ये n का मान 2 है, ये n का मान 2 है, ये E2 है मान लो, तो n का मान 2 के लिए अगर तुम साई 2 को अगर कैलकुलेट करोगे तो साई 2 बराबर क्या हो जाएगा, √2/L साइन, यहाँ n के जगह में 2 लिख दो, पाई इंटू एक्स अपॉन एल।
अब फिर वही काम करेंगे डिफरेंट एक्स पर। ये मेरा डिफरेंट एक्स है, ये सब मेरा डिफरेंट एक्स है। डिफरेंट एक्स पर मैं साई2 के मान को अगर कैलकुलेट करूँगा और ग्राफ को प्लॉट करूँगा तो वो ग्राफ कैसा आएगा देखो। वो ग्राफ आएगा ऐसा। अगर तुम थर्ड स्टेप के लिए करोगे, ये अगर n का मान 3 है, ये 3 है मान लो, तो वो ऐसा आएगा, ऐसा। और इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं ऐसा ही। तो ये है कि अगर हम लोग इस फॉर्मूला के आधार पर अलग अलग एनर्जी स्टेट में वेव फंक्शन को अगर ग्राफ के रूप में प्लॉट करेंगे तो ग्राफ इस तरह से आएगा। अब ये ग्राफ क्या कहता है? ये ग्राफ हमको कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। क्या इन्फॉर्मेशन देता है? सबसे पहला इन्फॉर्मेशन ये देखो कि ये वाला, ये जो ग्राफ है पहला वाला, वो इस लाइन को कहीं भी कट नहीं कर रहा है, काट नहीं रहा है, लेकिन ये ग्राफ यहाँ पर कट कर रहा है। ये ग्राफ यहाँ पर भी कट कर रहा है और यहाँ पर भी कट कर रहा है। जिस जगह में कटिंग हो रही है, इस लाइन को काट रहा है, यहाँ से क्रॉस करके निकल रहा है, उसको हम लोग कहते हैं नोड। उसको क्या कहते हैं? नोड। तुम देखोगे कि यहाँ पर नोड के बारे में मैं थोड़ी देर के बाद और बताऊंगा। अभी ये समझ लो कि नोड पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है, पर उसकी चर्चा थोड़ी देर में और करेंगे। यहाँ तुम देखो कि यहाँ पर नोड 1 भी नहीं है, यहाँ पर नोड 1 है, और यहाँ पर नोड कितना है? 2 है, और आगे जाओगे तो नोड कितना हो जाएगा? 3। तो तुम एक फॉर्मूला बना सकते हो कि नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू n-1। n का मान तुम रखते जाओगे तो नोड्स का मान मिलता जाएगा। जैसे n का मान अगर 1 रखें फर्स्ट एनर्जी स्टेट में, तो नंबर ऑफ नोड्स 1 - 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखो कोई नोड नहीं है, 0 है। n का मान अगर 2 रख देंगे तो 2 में 1 गया तो 1, तो यहाँ पर देखो नोड 1 है। तो n का मान 3 रख दोगे तो 3 में 1 गया तो 2, तो यहाँ पर देखो 2 ठो नोड है। तो इस तरह से हम लोग नोड बता सकते हैं। एक और जानकारी हमको इससे पता चलती है कि कुछ कर्व जो है यहाँ पर वो सिमेट्रिक है और कुछ कर्व सिमेट्रिक नहीं है। तो उसको मैं लिख देता हूँ। साई1, ये साई1 है, ये साई2 है, ये साई3 है। तो साई1, साई3, साई5 एंड सो ऑन, उसका एक सेट रहता है। साई2, साई4, साई6, साई8, इसका एक सेट रहता है। ये सिमेट्रिक है और ये नॉन सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक क्या है और नॉन सिमेट्रिक क्या है उसको देखो। कहता है कि अगर तुम जो कर्व मिला है, जैसे ये कर्व मिला है या कोई भी कर्व मिला है, उस कर्व के बीच में अगर एक आईना रख दो, आईना से अगर उस कर्व को काट दो 2 बराबर भाग में, सच दैट कि 1 पार्ट इज़ द मिरर इमेज ऑफ अनदर। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे सिमेट्रिक। अगर आधा आधा बिल्कुल कट गया इस प्रकार से कि एक हिस्सा दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब अगर बन गया, तो हम कहेंगे कि वो सिमेट्रिक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो सिमेट्रिक नहीं है। तो जैसे मान लो कि मैं मान लो कि यहाँ पर एक दर्पण रख दिया बीच में, तो देखो इसका आधा हिस्सा ठीक इसका आधा हिस्सा का दर्पण प्रतिबिंब है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अगर एक दर्पण रख देता हूँ तो ये इसका दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, ये ऊपर है और ये नीचे है, ये दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। लेकिन अगर तुम यहाँ पर एक बीच में दर्पण रख दोगे
तो आधा हिस्सा बिल्कुल आधे का दर्पण प्रतिबिंब है, इसका प्रतिबिंब ये है, इसका प्रतिबिंब ये है। तो इसलिए तुम देखो ये साई 1, ये साई 3, वैसे साई 5, साई 7, जितने ऑड नंबर वाले हैं वो सिमेट्रिक होंगे, और जितने इवन नंबर वाले हैं जैसे ये 2 है, साई 2, फिर साई 4, फिर साई 6, वो सब नॉन सिमेट्रिक होगा। तो ये है हमारा साई के बारे में। एक और हम लोग डिस्कस इसमें करेंगे साई स्क्वायर। साई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? साई स्क्वायर। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे साई स्क्वायर। साई स्क्वायर डिस्कस करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा और इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बराबर, ये रूट हट जाएगा तो ये 2/l हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, बाकी सब वैसे ही रह जाएगा n/x/l। तो ये साई स्क्वायर हो गया। अब मैं कर्व खींचना चाहता हूँ साई स्क्वायर में। क्यों खींचना चाहता हूँ? क्योंकि ये साई स्क्वायर मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब ये मुझको बताएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, पार्टिकल के, इलेक्ट्रॉन के, कण के पाए जाने की संभावना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पाए जाने की संभावना। अब ये क्या चीज़ है उसको देखो। तो मान लो कि हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल को यहाँ पर देखना चाहते हैं। तो पहले देखो, जब हम लोग n का मान 1 रखेंगे तो फिर सारी बातें वैसे ही होंगी। यहाँ पर n का मान अगर 1 रखोगे तो ये हो जाएगा साई 1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2/l साइन स्क्वायर 1 × π/x/l। साई 2 स्क्वायर निकालोगे तो यहाँ 2 लिखोगे, साई 3 स्क्वायर निकालोगे तो यहाँ 3 रखोगे, और x जो है वो हर बार यही x रिप्रेजेंट करेगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, ये x को रिप्रेजेंट करेगा ऐसा। तो अगर हम लोग साई 1 स्क्वायर निकालते हैं, मान लो ये साई स्क्वायर मैं पुट कर रहा हूँ, साई 1 स्क्वायर, तो ये n का मान 1 है, तो उसका कर्व कैसा होगा देखो। उसी तरह से अगर यहाँ 2 रख करके साई 2 स्क्वायर को अगर प्लॉट करोगे, ये साई 1 स्क्वायर है ना, साई 2 स्क्वायर को अगर प्लॉट करोगे तो वो ऐसा होगा। साई 3 स्क्वायर को प्लॉट करोगे तो वो ऐसा होगा। अब देखो, अगर हम लोग इसमें और उसमें कंपेयर करेंगे, साई और साई स्क्वायर, तो फ़र्क है दोनों में। इसमें ये पहला वाला कर्व तो बराबर तुमको दिखेगा, दूसरे कर्व से फ़र्क दिखेगा। दूसरे कर्व में ये इस प्रकार से आता है, अगर तुम ऊपर वाले को प्लस कहोगे तो नीचे वाला माइनस हो जाएगा, ऐसा भी सोच सकते हो साइन के हिसाब से। यहाँ पर करने से क्या होता है, स्क्वायर हम लोग कर दिए हैं, ये सब कुछ ऊपर ऊपर ही है, सब प्लस प्लस ही है। दूसरी बात यह है कि साई स्क्वायर पाने की संभावना है,
तो अब हम उस पर अपना ध्यान फोकस करेंगे, वो दरअसल बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जैसे ये पहले कर्व को लो, अगर ये हमारा 1 डायमेंशनल बॉक्स है, अगर पार्टिकल इवन एनर्जी के साथ फर्स्ट स्टेट में है और अगर हमने साइन स्क्वायर को प्लॉट किया है तो प्लॉट ऐसा है। अब ये प्लॉट कैसा है उसको देखो। जैसे जैसे हम लोग x के मान को बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे मान लो मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस जगह में कण के पाए जाने की संभावना क्या है, ये संभावना है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाता हूँ ये संभावना बढ़ती जाती है, बीचों बीच आकर के वो संभावना मैक्सिमम हो जाती है। और फिर जब मैं 20 से आगे बढ़ता हूँ तो संभावना फिर धीरे धीरे कम होते जाती है और फिर किनारे पर आकर के ख़त्म हो जाती है। तो मैं क्या कंक्लूज़न ले सकता हूँ कि किनारे पर पाए जाने की संभावना 0 है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं संभावना बढ़ती जाती है। सबसे ज़्यादा संभावना कहाँ पर है? ये बीच में, ये L/2 है। देखो आधे पर पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, फिर आगे बढ़ते जाते हैं तो कम होती जाती है और फिर इस किनारे पर आकर के 0। तो पहली चीज़ तो हम ये देख रहे हैं कि पार्टिकल के पाए जाने की संभावना हर जगह बराबर नहीं है। पार्टिकल यहीं बक्से में घूम रहा है, ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, पर हर जगह उसके पाए जाने की संभावना बराबर नहीं है। कहीं पर संभावना ज़्यादा है, कहीं पर संभावना कम है। अगर तुम पार्टिकल को खोजने जाओगे और मान लो कि 2 आदमी ढूंढने गए और कोई यहाँ पर खड़ा है तो उसके पाए जाने की संभावना थोड़ी सी है, लेकिन अगर कोई यहाँ पर खड़ा है तो उसके पाए जाने की संभावना ज़्यादा है, ज़्यादा चांस है कि वो इसको मिल जाएगा। तो हर जगह उसके पाए जाने की संभावना अलग अलग है, बीच में सबसे ज़्यादा है। ये सब हमारे कंक्लूज़न हैं, मैं तो नहीं लिख रहा हूँ। फॉर even state psi1 square is maximum at L बराबर L/2, L/2 पर आधे पर मैक्सिमम। चलो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन E2 एनर्जी के साथ में E2 एनर्जी के साथ 4E1 के बराबर होगा, जैसे ये 10 जूल था तो ये 40 जूल है। अगर उतने एनर्जी के साथ अगर इलेक्ट्रॉन मेरा मूव कर रहा है और तब अगर मैं psi2 स्क्वायर को अगर निकालता हूँ यहाँ से और उसके पाए जाने की संभावना को अगर देखता हूँ तो मेरा कर्व ये है। अब ये कर्व क्या कहता है? देखो ये कर्व कहता है, इस लकीर को पहले देखो, यहाँ से यहाँ तक L है, ये बीच में L/2 है और यहाँ पर देखो ये हो जाएगा L/4 1/4 और ये हो जाएगा 3L/4 3/4। ये 0 है, ये यहाँ से यहाँ तक आधा है, ये इसका आधा है, मतलब ये पूरे का 1/4 हो गया। 4 हिस्से में बांट दो ना, 1/4 2/4 3/4 4/4 माने कंप्लीट। कर्व को अगर देखोगे तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पाए जाने की संभावना बढ़ेगी, यहाँ मैक्सिमम है और फिर धीरे धीरे करके ये घटते जाएगा और यहाँ पर पाए जाने की संभावना 0 है। फिर आगे बढ़ोगे तो फिर ये बढ़ते जाएगी और फिर ये धीरे धीरे घटते जाएगी और फिर यहाँ पर ये 0 है। अब यहाँ कुछ विचित्र बात अपने को देखने को मिलेगा। क्या है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सर्वाधिक संभावना L/4 पर है, 1/4 पर है या 3/4 पर है, बाकी सब जगह उसके पाने की संभावना कम है और बीच में तो उसके पाने की संभावना 0 है। बीच में उसके पाने की संभावना 0 है, उसी को नोड हम लोग बोले थे। तो यहाँ पर उसके पाए जाने की संभावना 0 है। अगर तुम इसको और इसको अगर कंपेयर करोगे तो क्या अद्भुत बात दिखेगा वो देखो।
अगर मेरा इलेक्ट्रॉन E1 एनर्जी के साथ मूव कर रहा है, मान लो कि जैसे 10 जूल है, 10 जूल के साथ मूव कर रहा है, तो पाए जाने की सर्वाधिक संभावना बीच में है। और वही अगर उसी इलेक्ट्रॉन का उसी बक्से में अगर 40 जूल अगर कर देते हैं, E2 कर देते हैं, 4E1 के बराबर कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बीच में 0 हो जाएगी। तुम बीच में खड़े रहोगे तो तुमको मिलेगा ही नहीं, कभी दिखेगा ही नहीं। और इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो कर्व ऐसा मिलता जाता है। यहाँ पर संभावना मैक्सिमम है, यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ मैक्सिमम है, इस जगह में 0 है, यहाँ पर 0 है, और ये कहानी आगे बढ़ती है। अब हम लोग यहाँ पर एक बात को समझने की कोशिश करेंगे, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन तो इस बक्से में बंद है और वो इस बक्से में बाएं से दाएं या दाएं से बाएं टू एंड फ्रो मोशन, इसको कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन, ऐसे करके वो मूव कर रहा है। तो अगर E1 एनर्जी के साथ मूव कर रहा है तब तो कोई परेशानी नहीं होती समझने में कि प्रोबेबिलिटी चाहे कम रहे कि ज़्यादा रहे, सब जगह है, तो सब जगह उसके पाने की संभावना है, तो मूव कर रहा है तो मिलेगा। लेकिन अगर वही इलेक्ट्रॉन अगर E2 एनर्जी के साथ मूव कर रहा है तो हम कर रहे हैं उसके पाने की संभावना इधर भी है। इस बीच वाले बिंदु को अब देखो, उसको ध्यान दो। बीच वाले बिंदु पर ध्यान दो। उसके इधर भी पाए जाने की संभावना है, उसके उधर भी पाए जाने की संभावना है, कम रहे ज़्यादा रहे कुछ भी रहे, पर बीच में संभावना नहीं है। और जबकि पार्टिकल कंटिन्यूअस मूव कर रहा है, इधर से उधर, इधर से उधर। अब देखो ये क्या विचित्र बात है कि पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया तो ये बिंदु को क्रॉस किया होगा तब ना इधर आया होगा, और अगर इस बिंदु को क्रॉस किया होगा तो यहाँ पाने की संभावना 0 कैसे हो सकती है? बिना इसको क्रॉस किए तो इधर आएगा नहीं, क्योंकि इधर भी है संभावना, तो इधर भी है, इसलिए पार्टिकल इधर तो आया है। लेकिन बीच में कहता है कि नहीं है, यहाँ संभावना 0 है। तो बिना इसको क्रॉस किए अगर कितने भी कम समय के लिए वो क्रॉस करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 तो नहीं होगी। 0 का मतलब उसने यहाँ से क्रॉस ही नहीं किया। तो ये कौन सी बात कि बिना क्रॉस किए जा नहीं सकता है, क्रॉस करेगा तो कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो हम कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी भी 0 है और हम कह रहे हैं कि वो जा भी रहा है, प्रोबेबिलिटी भी 0 है और जा भी रहा है। तो ये दुविधा या ये जो पैराडॉक्स है या ये चीज़ जो है, ये जो विरोध है, अंतर्विरोध, कि एक तरफ हम कह रहे हैं जा रहा है, क्रॉस कर रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वहाँ संभावना शून्य है, वहाँ से नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है तो बिना क्रॉस के इधर कैसे आ गया? ये क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया है, ये माइक्रो पार्टिकल्स की दुनिया है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स की दुनिया है। ये वो दुनिया नहीं है जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। हम अपने उन्हीं सेंस के आधार पर यहाँ सोचने की कोशिश कर रहे हैं, जो सेंस से हम इस दुनिया को देखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कोई आदमी या कोई चीज़ अगर क्रॉस करेगी तो वो तो वहाँ से क्रॉस, यहाँ से इधर जाना है तो इस बिंदु को तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, और क्रॉस करना पड़ेगा तो वहाँ उसकी प्रोबेबिलिटी तो कुछ ना कुछ तो होगी ही। ये हम अपने उन सेंस ऑर्गन्स के आधार पर सोचने की कोशिश कर रहे हैं जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। पर क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया इससे ऑल टुगेदर अलग है। अभी मैं तुमको कंपैरिजन करके बताऊंगा, ऑल टुगेदर अलग है। ये संभव है कि वो यहाँ से क्रॉस भी करे और उसके पाने की संभावना भी शून्य हो। इसको समझाने के लिए ही केवल कि थोड़ा सा हमको कॉन्सेप्ट मिले, एक टर्म यूज़ किया गया, उसको कहते हैं स्मीयरिंग। ये स्मीयरिंग क्या है? जैसे मान लो कि एक बोतल है, ये मान लो कॉर्क है, और
बोतल में एक बहुत पतला सा होल है, उसके कॉर्क में मान लो एक बहुत पतला सा होल कर देते हैं और एक गैस को यहाँ पर भर देते हैं, एक रंगीन गैस को यहाँ पर भर देते हैं। बहुत बारीक सा छिद्र है उसके कॉर्क में। तो रंगीन गैस है तो वो गैस हमको यहाँ पर भी दिखेगी, और वो अगर यहाँ से निकल रही है तो वो गैस यहाँ पर आने के बाद भी हमको दिखेगा, लेकिन वो एग्जैक्टली उस बिंदु पर तुमको गैस इतनी पतली छिद्र है, इमेजिन करो कि वो तुमको पता नहीं चल रहा है कि गैस वहाँ पर से निकल रही है कि नहीं, है कि नहीं। तो गैस तुमको यहाँ भी दिखेगी, गैस तुमको वहाँ भी दिखेगी, पर वहाँ पर नहीं दिखेगी। हम ऐसा भी कह सकते हैं, सोच सकते हैं कि कोई जैसे अलादीन और जादुई का चिराग, तुमने अगर बचपन में कहानी पढ़ा होगा, तो अलादीन के पास एक जादुई चिराग होता है। जब उसको रगड़ता है तो जिन निकलता है और बोलता है, बोल मेरे आका आपको क्या चाहिए। तो मान लो उस कॉन्सेप्ट के आधार पर एक जिन मान लो यहाँ पर बंद है, इस बोतल में एक जिन बंद है, और वो इस प्रकार का है कि वो तुम्हारे आदेश को मानता है। तो जब तुम उसको बोलोगे कि इसमें से बाहर निकलो, तो वो अपने आप को धुआं में बदल लेगा। मान लो स्मीयर, मतलब कि वो अदृश्य हो जाएगा, या मान लो कि ऐसा धुआं में बदल लेगा कि जो कलरलेस धुआं है, समझो उसमें रंग भी नहीं है, और अपने आप को धुआं के रूप में बदल करके इस छिद्र से वो बाहर निकलेगा, और फिर यहाँ पर वो अपना शेप ले लेगा, वो अपना जिन का शेप ले लेगा। तो कोई आदमी अगर देख रहा होगा बाहर से, तो वो देखेगा कि वो जिन यहाँ पर भी है, वो जिन बाहर में भी है, लेकिन वो जिन यहाँ पर उसको नहीं दिखेगा यहाँ से, जबकि यहीं से वो निकल रहा है, वो वहाँ से नहीं दिखेगा। ये सारी बातें मैं तुमको केवल समझाने के लिए बोल रहा हूँ, उनका रियल से कोई लेना देना नहीं है, पर स्मीयरिंग चीज़ को तुमको समझने के लिए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर इतना कम है कि वो शून्य है, और फिर वहाँ से वो इधर आता है। तो ये था हमारा साई और साई स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना। अब मैं तुमको इसके डिस्कशन के लास्ट फेज़ में मैं तुमको कंपेयर करके बताता हूँ कि क्लासिकल पार्टिकल और क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल के बीच में क्या डिफरेंस है। ये मान लो कि क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल, ये माइक्रो पार्टिकल को, माइक्रो सिस्टम या माइक्रो पार्टिकल, और ये मैक्रो पार्टिकल है। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन टाइप का चीज़ है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे सिस्टम हैं जिसमें एक पार्टिकल एक बक्से में बंद है और ऐसा मूव कर रहा है। और ये मान लो कि एक बड़ा सिस्टम है जो हम लोग डेली लाइफ में कर सकते हैं। जैसे मैंने उस दिन भी बताया था, मान लो कि ये मेरा एक बक्सा है 1 डायमेंशनल, इसमें मैं एक बीड लगा देता हूँ, एक मनका इसमें घुसा देता हूँ, और ये ऐसे करके है, तो ये मेरा हो जाएगा क्लासिकल, ये क्लासिकल पार्टिकल हो जाएगा जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। और ये क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है। तो अब हम लोग दोनों में कंपेयर कर रहे हैं कि एक क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है और एक रियल पार्टिकल जो हमारे लाइफ में आता है वो है। तो दोनों में क्या कंपैरिजन है, देखो दोनों के रिजल्ट में। सबसे पहले अगर हम लोग एनर्जी के संदर्भ में देखेंगे
तो तुमने क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल के लिए देखा था कि एनर्जी का मान जो होता है वो n²h²/8mL² होता है। और मैंने ये भी बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो या तो E1 होगा या 4E1 होगा या 9E1 होगा या 16E1 होगा एंड सो ऑन। अगर ये 10 मान लेते हैं तो 10, 40, 90, 160 ऐसा इसी तरह के एनर्जी को ये स्वीकार करेगा। मतलब ये कितनी एनर्जी लेगा ये इस पर डिपेंड करता है, इस सिस्टम पर डिपेंड करता है, ये फार्मूला पर डिपेंड करता है, ये मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मैं जितना देना चाहूँ उतना ये लेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक बीड लगा दिया हूँ, ये रियल पार्टिकल हमारे डेली लाइफ का पार्टिकल है, मैक्रो पार्टिकल है, क्लासिकल पार्टिकल है, तो फिर ये बाध्य है मेरे द्वारा दी गई एनर्जी को स्वीकार करने के लिए। मैं उसको 10 जूल दूंगा तो भी लेगा, 11 जूल दूंगा तो भी लेगा, 12.5 जूल दूंगा तो भी लेगा, 90.3 जूल दूंगा तब भी लेगा। जितना एनर्जी मैं उसको दूंगा उतना लेगा। तो क्लासिकल पार्टिकल मेरी मर्ज़ी का मालिक है और क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल अपनी मर्ज़ी का मालिक है। देखो कितना ज़्यादा का डिफरेंस है। ऑल वैल्यूज़ ऑफ E are possible. Only certain values of E are possible. Only fixed values are possible. ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस देखो कि मैंने तुम्हें ये बताया था कि अगर लेंथ बड़ा हो जाएगा, पार्टिकल का लेंथ बड़ा हो जाएगा तो क्वांटाइजेशन ख़त्म हो जाएगा। जो रियल लाइफ में ये सब सिस्टम है, ये चाहे जितने भी छोटे हों, वो सूक्ष्म की तुलना में इतने बड़े हैं, लेंथ इतना बड़ा है कि एनर्जी गैप्स उसमें इतने कम होते हैं कि वो कंटिन्यूअस ही रहता है और वहाँ कोई क्वांटाइजेशन नहीं दिखता है। उसी तरह से मैंने तुम्हें और क्या बताया था, ये तो लेंथ वाली बात हो गई। मास पर भी बताया था कि अगर मास ज़्यादा रहेगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी तो गैप कम हो जाएगा, और अगर मास ज़्यादा हो गया तो इतनी कम हो जाएगी कि वो कंटिन्यूअस हो जाएगा और वहाँ पर कोई क्वांटाइजेशन नहीं होगा। इसलिए डेली लाइफ के जो सिस्टम होते हैं उसका कारण यही है कि उसमें क्वांटाइजेशन हमको क्यों नहीं दिखता है। उसका कारण यह है कि डेली लाइफ के सिस्टम में सारे सिस्टम के लेंथ ज़्यादा रहते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा रहते हैं, और मास भी बहुत ज़्यादा रहता है, चाहे वो हमारी नज़र में कितना भी छोटा हो, पर वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटम मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि उसमें एनर्जी गैप नहीं के बराबर होता है, कंटिन्यूअस हो जाता है और क्वांटाइजेशन नहीं होता है। यही कारण है कि हम लोग डेली लाइफ में क्वांटाइजेशन को महसूस नहीं करते हैं, ऑब्जर्व नहीं करते हैं। और फिर अगर हम लोग इसमें साई स्क्वायर को अगर करें तो साई स्क्वायर दोनों में बिल्कुल अलग रिजल्ट देता है। माइक्रो पार्टिकल के लिए तुमने अभी भी देखा कि साई स्क्वायर इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो किस स्टेट में है। अगर E1 स्टेट में है तो उसका पार्टिकल के पाने की संभावना ऐसा है, तुमने अभी देखा कि बीच में सबसे ज़्यादा और फिर इधर कम अधिक, हर जगह अलग अलग संभावना है। यहाँ पर अलग ढंग का है, यहाँ अलग ढंग का है। तो हम देख रहे हैं कि माइक्रो पार्टिकल अगर है तो हर जगह, जैसे मान लो कि ये माइक्रो सिस्टम है, मान लो कि ये कोई पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए, तो हर जगह उसके पाए जाने की संभावना अलग अलग होगी, बराबर कहीं पर भी नहीं होगा। भले कहीं ज़्यादा हो कहीं कम हो, लेकिन हर जगह उसके पाए जाने की संभावना अलग अलग है। लेकिन अगर वही मैक्रो पार्टिकल है तो वो किसी भी एनर्जी के साथ मूव क्यों ना कर रहा हो, कम एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी, जो भी एनर्जी के साथ मूव कर रहा होगा, हर जगह उसके पाने की संभावना बराबर होगी। तो साई स्क्वायर इज़ इक्वल एवरीवेयर, हर जगह उसके पाए जाने की संभावना बराबर है। साई स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल एवरीवेयर, या साई स्क्वायर इज़ डिफरेंट
एट डिफरेंट पोजीशन, अलग अलग जगह में अलग अलग है। तो ये सब मेजर डिफरेंस है माइक्रो पार्टिकल और मैक्रो पार्टिकल में। तो ये था तुम्हारा पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स। तुमने देखा कि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं उस दुनिया की कहानी, उसके रिजल्ट्स जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं वो चीज़ें, और जो माइक्रो पार्टिकल्स की दुनिया है उनकी दुनिया में जो हम ऑब्ज़र्व करेंगे एक्सपेरिमेंट से या जो पढ़ रहे हैं उसमें कितना ज़्यादा का डिफरेंस। और एक बड़ी बात ये भी है कि इन्हीं माइक्रो पार्टिकल्स से ये मैक्रो पार्टिकल्स बनते हैं, पर दोनों के नियम बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग ऑब्जर्वेशन को दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल से मिल करके ही ये बना है। ये चौक जैसा है, मान लो इतना बड़ा दिख रहा है तो वो तो छोटे छोटे चीज़ों से ही बना है, पर उस छोटे इंडिविजुअल की दुनिया अलग और इस बड़े की दुनिया कितनी अलग। तो ये हमको कहाँ से समझ में आता है? ये हमको इसी क्वांटम मैकेनिक्स चैप्टर से समझ में आता है। और भी आगे ढेर सारे एप्लीकेशंस तुम ऊँचे क्लासेस में पढ़ोगे तो और भी तुमको अच्छा लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स को मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया है और लगभग सारे पॉइंट्स को मैंने टच कर लिया है। तुम एक बार इसको ठीक से पढ़ना, और कोई भी दिक्कत हो तो नेक्स्ट क्लास में या तुम व्हाट्सएप में या चैटिंग में या कैसे भी करके तुम मुझसे पूछ सकते हो, और फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।